हाँ, दल बदलू। आ जाओ इधर। बताया तो गुड्डू यादव जी, है ना? भी आप दे रहे हैं, बहुत शानदार भाई। परोपकार गुण संधि है कि नहीं है? पर और उपकार क्या है? परोपकार। और हम जानते हैं भाई गुण संधि में आपको क्या है, ओ की मात्रा दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए, या फिर क्या है, अर दिख जाए। अर कैसे? जैसे महर्षि, जैसे अर किसी पर शी इस तरह से चढ़ा हुआ महर्षि, और तू वसंत ऋतु इस तरह का वसंत ऋतु, अरतु अरतु। तो अर जहां ये दिखेंगे ये आपके गुण संधि के सिंबल होते हैं, है ना? जैसे शीत ऋतु, अब शीत ऋतु चल रही है ना? शीत और ऋतु यानी कि सर्दियों का समय चल रहा है तो उसको शीत ऋतु कह देते हैं। लेकिन जब उसमें संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? शीत ऋतु। ब्रह्मर्षि, महर्षि या परोपकार, गणेश, इन सब में क्या है? गुण संधि है। वृद्धि संधि जानते हैं कि ऐ या औ, जहां ये दो शब्द आपको बीचों बीच दिखाई देंगे वो आपके वृद्धि संधि को हो जाएंगे। जैसे परमौषध, एक सदैव, वृद्धि संधि। यण संधि, ई को य हो जाए और ऊ को वह हो जाए, है ना? जैसे अन्वेषण इत्यादि। सत्य, सत्यवान, सत्यपि इस तरह से कह सकते हैं। अयादि संधि भाई, ए को अय, आई को आय, आय 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 आब, ये हो जाए, है ना? अय आय अब आब, ये किसके हैं? ये आपके अयादि संधि के हो जाते हैं। चलेगा, इन संधियों को भी डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। इधर आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य की साधारण वाक्य। देखो एक शब्द पहचानिए, की यानी कि किस पर जाएंगे? मिश्र वाक्य पर। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। बंदी आपकी बंदी नहीं, बंदी का मतलब है कैदी, है ना? कभी कभी बंदी से मिलने जा रहा है तो यहाँ आपका क्या है? बी ऑप्शन की मिश्र वाक्य है कि नहीं मिलने दिया जाता था, तो आपका बी ऑप्शन की। जैसे, और संयुक्त वाक्य में क्या? जब दो वाक्य एक साथ जुड़ेंगे, जैसे और, तथा, क्या जुड़ते हैं आपको शब्द के बीच में? और दिख जाए, तथा दिख जाए, वह दिख जाए, अथवा दिख जाए, ये सभी आपके संयुक्त वाक्य को दिखाते हैं जब दो वाक्य एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, मैं और राम दिल्ली गए, सीता और गीता, ये क्या है? आपके संयुक्त वाक्य है। नहीं, सीता दिल्ली गई और गीता भी दिल्ली गई, इस तरह से आ जाते हैं अलग। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर। देखो वाक्य को हम अर्थ के आधार पर भी विभक्त करते हैं, रचना के आधार पर भी। तो अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? मैम हम लेवल 1 लैंग्वेज लेवल 1 एंड 2 में उर्दू ले सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपकी इच्छा है और आपको अच्छी आती है तो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप 7 लैंग्वेज ले सकते हैं। एक आप गुजराती ले सकते हैं, सिंधी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत। और भी कोई रह गई है? फ्लिक्स एप्पल साइडर विनेगर। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें आपको केवल सामान्य सूचना दे दी जाती है कि वह आ रहा है, राम आ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो विधानवाचक वाक्य में क्या है? आपको सूचना दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको किसी कार्य की या किसी क्रिया की सूचना दे दी जाए, वो विधानवाचक वाक्य। संकेतवाचक में भाई किसी की तरफ संकेत कर दिया कि वह मेरी पुस्तक है, संकेतवाचक वाक्य। आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना कि तुम कमरे में मत आओ, है ना, या चुप हो जाओ, ये सभी क्या आपके आज्ञार्थक है। लेकिन ये क्या है? इच्छावाचक। भाई हमें, मेरी इच्छा है मैं तुमको आशीर्वाद दूं, या मैं तुमसे कहूं, जैसे मैं कहूं तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम्हारा सीटेट निकल जाए, है ना, तुम्हारा रीट निकल जाए, ये इच्छावाचक है ना? तो मैं आपको एक तरह से आशीर्वाद या आप शुभकामनाएं देते हुए मैं कुछ भी कह सकती हूँ, तो ये आपका इच्छावाचक के अंतर्गत आ जाता है। बी ऑप्शन आपका। यहाँ उर्दू की क्लास नहीं चलेगी भाई, यहाँ आपकी हिंदी की या संस्कृत की ही मिलेगी, आपको उर्दू की नहीं मिलेगी, है ना? अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? बताओ। श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात, राम राम, है ना? और सेशन को शेयर करते रहो, जितने हैं उतने लाइक भी करो अच्छे से। आशीर्वाद तो भर भर के है आपके साथ, बस मेहनत आपको करनी है। आपके साथ साथ हम भी पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेघवंशी छोरी, पर बिना पढ़े तो कुछ संभव है ही नहीं। लेखन, अनुलेखन से किस भाषा कौशल संबंधित है? बिल्कुल भाई आपका यानी कि सी। और लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो कहेंगे लेखन के भाई आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाता है अनुलेख, एक क्या होता है आपका? अनुलेख, एक आपका होता है श्रुतलेख, और एक आपका क्या होता है? प्रतिलेख। एक क्या होता है? प्रतिलेख। अब ये अनुलेख, श्रुतलेख और प्रतिलेख में क्या फर्क है? देखो अनुलेख क्या होता है? जब आदर्श लेखन करते हैं कि अध्यापक ने लिखा है और उसको देख देख कर हम लिखते हैं, तो अध्यापक का अनुकरण करते हुए जब हम लिखते हैं तो वो आपका अनुलेख होता है। श्रुतलेख किसको कहते हैं? डिक्टेशन, यानी कि इमला, जो हम सुनकर हम बोलेंगे और बच्चा सुनकर लिखेगा, वो आपका श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना। और प्रतिलेख क्या होता है? भाई किसी कॉपी या किताब से टीप कर आप ज्यों का त्यों लिखते हैं ना, कहते हैं भाई ये तो टीप मचा रही है स्कूल में, या कोई बच्चा लिख रहा है कि ये तो टीप मचा रहा है, शिकायत कर देते हैं, पेपर हो रहा है और चुप उसने सहज में किताब निकाल ली
और फिर हम शिकायत जाके, हमने बहुत शिकायत लगाया करे अपने, आपने भी खैर लगाई होंगी जा जाके, मैडम जी तो टीप मचा रही है, ये तो टीप मचा रहा है। तो टीप यानी कि प्रतिलेख की जो कि त्यों नकल उतार लेना, एकदम कॉपी कर लेना। तो आप अखबार से या पुस्तक से नकल कर रहे हो तो वो आपका प्रतिलेख होता है, और वहीं अगर अध्यापक ने जो लिखा है उसको लिख रहे हो तो आपका अनुलेख हो जाता है। वो क्या होता है, वो आपका अनुलेख होता है जब आप अध्यापक की राइटिंग का अनुकरण करके लिखते हो, और जब आप किताब का अनुकरण करके ज्यों का त्यों टीप कर लिख देते हो, टीप कर, तो वो आपका प्रतिलेख कहलाता है। चलिएगा आगे। लिंगाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, बताइएगा। लिंगाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रश्न नंबर 35 पर आ गए हैं। भाई सब दे सकते हो रीट आप, ऑल इंडिया सबके लिए, सभी एलिजिबल हो रीट देने के लिए अगर आपने बीएड की है। और लेकिन आप क्या है, राजस्थान में जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे, बस इतना है। और जनरल में गिने जाओगे तो आपको कम से कम 90 नंबर लाने पड़ेंगे। यहाँ आपका 35 का दे रहे हैं डी। बिल्कुल भाई, लिंगवाफोन क्या है, जैसे कहते हैं ना भाषा प्रयोगशाला। बच्चे को एक तो भाषा क्या है आपके स्वाभाविक वातावरण में सिखाई जाती है, और विद्यालय में क्या है आपको भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा जब सिखाई जाती है तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लिंगवाफोन का, हम ऑडियो का, ग्रामोफोन का, रेडियो आदि, मतलब कुछ श्रव्य या दृश्य सामग्री का जब प्रयोग करके भाषा सिखाते हैं। तो लिंगवाफोन किसमें आता है, ये कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, ये रिकॉर्डिंग प्लेयर होता है। और आपका यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। प्रक्षेपक सामग्री क्या होती है, जो जैसे आपका OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर से क्या लाइट पड़ती है दीवार पर सामने या किसी पर्दे पर पड़ती है, और उसका बिंब बनकर आता है सामने। आप देखते हो बड़े बड़े पर्दों पर जब स्क्रीन चलती है, आप मूवी देखने जाते हो हॉल में, तो वहां पर भी क्या है, दीवार पर क्या है, पूरी फिल्म बनी चल रही है वो, तो उसका जो प्रतिबिंब है दीवार पर जा रहा है, तो वो प्रक्षेपक है। प्रक्षेपक का मतलब दीवार पर चित्र फेंकना, तो फेंक कर जो चित्र बन रहा है वो प्रक्षेपक। और ये दृश्य सामग्री जिनको देखकर, और श्रव्य दृश्य जो सुनकर और देखकर, जिन दोनों में ही सहायक हो आ जाते हैं इधर। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, नकारात्मक है। बताइएगा आपका प्रश्न। नियंत्रण कक्ष की विश्राम कक्ष, और आपका ऑप्शन जाते हुए डी। बिल्कुल भाई, हे पार्थ क्या है, रीट के लिए उपयोगी। भाई रीट, स्पेशल रीट के लिए तो क्लास चल रही है, और काय को चल रही है ये बताओ, थंबनेल लिख कर नहीं आए भाई। विश्राम कक्ष, ये कौन सा विश्राम कक्ष में हम विश्राम करेंगे, कौन सा हम भाषा का प्रयोग करेंगे, तो मतलब नकारात्मक पूछा है इसलिए ये सही है ना, इसलिए क्या है आपका ये सही, बाकी सभी हमारे भाषा के लिए संबंधित है। आ जाओ, सस्वर वाचन का गुण क्या है, बताइएगा। क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम, अस्पष्ट उच्चारण, अस्वाभाविकता। बताइएगा भाई, सस्वर वाचन का गुण क्या है, सस्वर वाचन क्यों करवाया जाता है? सस्वर वाचन का मतलब अस्पष्ट उच्चारण तो नहीं है। क्षिप्रता किसको कहते हैं, क्षिप्रता का मतलब है शीघ्रता, कि आप जल्दी जल्दी बोल दो, तो ये आपका सस्वर वाचन का गुण नहीं है। उचित ध्वनि निर्गम, भाई आपके ध्वनि निर्गम यानी कि ध्वनि कैसे निकले, उचित प्रकार से, बिल्कुल सहज तरीके से अगर आप ध्वनि निकाल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो आपका सस्वर वाचन कहलाता है। तो यहाँ डी भी नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण की उपचारात्मक। सीटेट वाले सारे हैं, बिल्कुल अच्छे से जवाब दे दोगे, पहचान जाएंगे तो आप। रीट क्या होता है भाई, लाल टमाटर भाई, क्या बताऊं तुमको, रीट नहीं पता। रीट राजस्थान का टेट होता है, राजस्थान का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर के लिए, है ना। 38 का डी ऑप्शन, बिल्कुल भाई। जब आप कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और जब कमियों की पहचान की जाती है तो कमियों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक शिक्षण करते हैं। तो पहले कमियों की पहचान करेंगे, निदानात्मक शिक्षण, और उसके बाद क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डी। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा जल्दी। यहां आपका है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। देखो, उपलब्धि परीक्षण कहते किसे हैं, पहली बात तो ये, यानी कि आप जो सीख रहे हैं, ये उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय से संबंधित है। जैसे कि आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपने हिंदी में कितनी योग्यता हासिल की। आप कुछ भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में आप कितना सीख पाए अब तक, तो उस सीखे हुए का परीक्षण करना क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है ना। और उपलब्धि परीक्षण के आपके 4 चरण होते हैं। ये इसका परीक्षण के निर्माण के कितने चरणों में या कितने पदों में किया जाता है, तो कहेंगे ये आपका 4 चरणों में किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। इधर आ जाते हैं। अब आपका गद्यांश भी आता है, 2 गद्यांश आपके आते हैं, 15 नंबर के 2 गद्यांश होते हैं, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, और उसी में ही आपकी कुछ व्याकरण और आ जाती है। ठीक है मैम, बीटीसी रीट दे सकते हैं, हाँ भाई, प्राइमरी के लिए आप दे सकते हो आराम से, है ना। क्लास पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, क्लास पीडीएफ आपको पीडीएफ वाले फोल्डर में जाना, वहां मिल जाएगी। आ जाओ, अब गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न देना आप अच्छे से। देखो, मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं,
वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। मन की अवस्था तो सभी को पलटती है। जो व्यक्ति समय और एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं वो कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, चलिएगा। अभी और भी है, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांति में जीवन में अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे। क्या करोगे इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार के नाव की तरह है ना। बहुत से बच्चे अभी भी उद्देश्यहीन है, तो देख लो भाई, अगर तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य बना लीजिएगा, नहीं तो तुम कैसे पतवार की नाव की तरह किंगे को ले जाओ। हम तो को चल देंगे हैं। आ जाओ। सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा क्या है। तो आपके गद्यांश में भी व्याकरण के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। मैम एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, फोन में नहीं हो रही तो दोबारा ट्राई करके देख लेना कुछ समय बाद, नहीं तो फिर भैया लैपटॉप और या पीसी पर करके देखो। प्रश्न नंबर 40 का जवाब देते हुए यहाँ बी, डब्ल्यू चौहान ने डी दिया, वैष्णवी ने बी दिया, सुभी तिवारी बी। चलिएगा देख लेते हैं। मुस्तफीज देख लो भाई। सदैव, पहले तो ये बता दो संधि का नाम क्या है। मैंने आपको बताया कि जब आई या फिर औ ये दो मात्राएं शब्द के बीचों बीच दिख जाएं तो वो क्या है, वो आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। तो जैसे आपका ये शब्द है सदैव, यानी कि शब्द के बीच में ऐव है। मैंने कहा एकैक, शब्द के बीच में ऐ है ना। मैंने कहा परमौषध, शब्द के बीच में क्या औ की मात्रा है, तो आंख मीच के हम वृद्धि संधि पर जाएंगे। और वृद्धि संधि किसका भेद है, तो कहेंगे स्वर संधि का भेद है। ठीक है, तो अगर सदैव की बात करें तो इसका विग्रह होगा सदा और एव। क्या होगा, सदा और एव। तो यहाँ आ के बाद क्या आए, ए या ऐ आए, ए या ऐ आए तो वो किसमें, ऐ में परिवर्तित हो जाता है और आपका यहाँ डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। क्या होगा, तो कहेंगे डी ऑप्शन आपका सही जवाब, सदैव। ठीक है, हाँ बिल्कुल, संधि हमेशा सार्थक शब्दों में ही टूटेगा, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर संधि को तोड़ दिया, कर रहे हो अपनी मनमर्जी तोड़ रहे हो, तुमने कर दिया सद और ऐव, तो ऐव यानी कि इधर वाले पद और ये दोनों पद, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। निरर्थक पदों में कभी भी संधि नहीं होगी। तो इधर वाले पद में भी और उधर वाले पद में भी दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा, निम्न में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। वसु, अर्णम, उरग या गरल बताइएगा। प्रश्न नंबर 41 पर हम आ गए हैं। 150 प्रश्न मैं आपके लेके आई हूं, तो करिएगा आराम से, बढ़िया से। जय हिंद जी, जय हिंद। हाँ, सेशन को लाइक शेयर कर दो। जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। और आपकी जो भी क्वेरी है सबका यहाँ निदान होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, इंग्लिश की भी थ्योरी क्लासेस आपको मिलेगी और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर के आधार पर। और आपको लाइव मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, लाइव नहीं सॉरी, मतलब आपके एप्लीकेशन पर आपको वीकली मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, रीट में जूनियर भी होता है और रीट में प्राइमरी भी होता है। और यहाँ आपका डी ऑप्शन आ रहा है, देख लेते हैं, यानी कि गरल। बहुत शानदार। विष का पर्यायवाची पूछा है तो गरल विष को कहते हैं। वसु देवता का पर्यायवाची है। वसु किसका है, तो कहेंगे देवता का पर्यायवाची। अर्णव किसको कहते हैं, तो कहेंगे अर्णव आपका समुद्र को कहते हैं, है ना। अर्णव किसको कहते हैं, तो कहेंगे अर्णव ये आपका समुद्र का पर्यायवाची। और उरग किसको कहते हैं, तो उरग आपका सांप का पर्यायवाची है ना। उरग क्या है, आपका सांप का पर्यायवाची। अब आगे आ जाते हो। विरोधी शब्द का विलोम क्या है। विरोधी, इसका भी विलोम पूछ लिया। विलोम अपने आप में ही विरोधी है और विरोधी का ही विलोम पूछ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बता देंगे फिर भी। वैरी है, अवरोधी है, शत्रु है कि सार्थक है। समझ में आ रही है चीजें कि मजे मजे में चल रहे यूं ही। आपका क्या रहेगा, समर्थक, है ना। डी ऑप्शन समर्थक आपका इसका विलोम है। ठीक है, आ जाओ। गद्यांश में प्रयुक्त, देखो आगे पैराग्राफ से संबंधित। तो मैंने कहा पैराग्राफ में आपके ज्यादातर प्रश्न क्या है, 1-2 प्रश्न पैराग्राफ का आएगा और बाकी व्याकरण के ही आएंगे पैराग्राफ में भी। ठीक है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है, बताइएगा। मनोदशा से क्या आशय है, मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा। तो देखो मनोदशा यानी कि मन की दशा, और यहाँ आपका क्या है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य शब्द है, गद्यांश में मनुष्य शब्द भी आया। बता दो मनुष्य कैसा शब्द है, अव्यय है, भाव है, जाति है, व्यक्ति है। तो सही है, लेकिन डी वाले तुम कहाँ कर रहे हो भाई। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के यहाँ पर कोई बात नहीं, अभी तुम भूल गए हो, है ना। पढ़ने के बाद भूल गए हो। मैंने आपको कितने बढ़िया से बताई थी। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यानी कि जो इस दुनिया में केवल अकेला है, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का भी नाम, हिमालय, आपका खुद का नाम जैसे शुभी है, मैं हूं शीतल देव, भाई तुम अपने मम्मी पापा के
मतलब चाहे 4-5 बहन भाई हो, लेकिन उनमें जो दीपू है वो दीपू ही है, जो डब्लू है वो डब्लू है, जो रचना है वो अपनी मम्मी पापा की अकेले उसके जैसे दूसरे बहन भाई नहीं है ना। आप अपने आप में क्या व्यक्तिवाचक हो, जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और जाति क्या, जिसके जैसे अनेक मिल जाएंगे। भाई मनुष्य जाति है ना। अब मनुष्य जाति में सभी लोगों के भाई 2 पैर 2 हाथ है ना, 2 आंखें, 1 मुंह, 2 कान होते हैं, तो ऐसे हम सभी ऐसे किस में आते हैं, मनुष्य जाति में आ जाएंगे। तो आपका क्या है, मनुष्य जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। ये अव्यय भी नहीं है, भाव क्या है, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं भाववाचक के अंतर्गत आता है। चलो अब आगे बढ़ लें। तो अब दूसरा गद्यांश आपका आ गया। पहले गद्यांश से इतने प्रश्न से, और देखो एक भी प्रश्न आपका गद्यांश से रिलेटेड था, मतलब गद्यांश से रिलेटेड तो था लेकिन उसमें व्याकरण ही व्याकरण थी आपकी। ऐसे ही अब दूसरा गद्यांश देख लो। इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। ये फिर भी मातृभूमि के पुत्र हैं। हम सभी क्या हैं? मातृभूमि के पुत्र हैं। तो चलिएगा पहला प्रश्न और जवाब दीजिए। अमूल्य का क्या अर्थ है, बताओ? अमूल्य का क्या अर्थ है? ये भी देखो, इनमें से कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है? भाई वो तो बहुत अमूल्य है, यानी कि उससे मूल्य को आंका ही नहीं जा सकता। कितनी ही कीमत लगा लो तुम लगा नहीं पाओगे। तो शिक्षा क्या है? अमूल्य है, इसके मूल्य को आंका नहीं जा सकता। कब कहाँ कितना प्रॉफिट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो शिक्षा क्या है? आपके पास एक अमूल्य निधि है, इसको आप पैसों से नहीं तोल सकते। आ जाओ। निधियां शब्द का एक वचन क्या होगा? शब्द है निधियां, तो इसका एक वचन क्या होगा? सारे टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। वचन क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, अविकारी पद जो होते हैं, विकारी अविकारी, इन सभी को पढ़ेंगे आपके। किसको कहते हैं? धन को, है ना। धन का जो आपके पास जो अंबार होता है। तो आ जाते हैं आगे चले। तो उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? देखो ये गद्यांश से ही प्रश्न है लेकिन है व्याकरण का, कि उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और पूछ लिया इसमें कौन सा काल है, तो हमें काल भी पढ़ने, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, और इनके भी भेद होते हैं। इन सभी को पढ़ेंगे डिटेल्स में। बिल्कुल इनके गुप्ता जी पीजिए चाय, मैंने भी पी ली है, आप सब भी पीजिएगा आराम से। सी ऑप्शन बहुत शानदार। अच्छा सी दे रहे हो, क्या बात है। इतने शानदार विचार नहीं चाहिए थे भैया आपके। उन्हीं के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। सामान्य वर्तमान काल है। संदिग्ध में क्या है? जब संदेह बना रहे, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल जब संदेह बना रहता है। आसन्न भूतकाल जो क्रिया हाल ही में समाप्त हुई हो, कि वह घर जा चुका है, वह अभी घर जा चुका है ना, जा चुका था, तो ये भूतकाल में आ जाता है। संभाव्य इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल है ये, सिंपल। उन्हीं के कारण मातृभूमि संज्ञा प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाव शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? बताओ। ये भाव ही पूछ लिया इन्होंने। भाव कैसा शब्द है? तो भाई आपको बताऊं, तो भाव आपका पुल्लिंग शब्द है। अब तो खैर बाबू गार्गी मैम के वीर की तबीयत ठीक है ना। थोड़ा सा बच्चों को हो जाता है ना नमूनिया वगैरह, सर्दी में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो वही हो गया था, नमूनिया बिगड़ गया था। तो पुल्लिंग भाव शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। कंफर्म? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो चलो। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ बताइएगा। उपयुक्त अर्थ क्या होगा? निश्चिंत, एकत्र, चकित की निर्जीव, अचेतन, बताइएगा। भाई चेतन का मतलब क्या है? चेतना, है ना। तो चेतन यानी कि जो सजीव है वो चेतन है और जो सजीव नहीं है वो अचेतन है। गार्गी मैम की क्लास आपकी बोला ना 22 तारीख में, मैंने आपको टाइम टेबल स्टार्टिंग। देखो अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो कहेंगे डी ऑप्शन, यानी कि आपका निर्जीव हो जाता है। क्या होगा? तो कहेंगे आपका निर्जीव हो जाता है।